language development, writing. Now this is a continued module for the previous discussion that we were having about writing in the early years. अब writing में हमें इस बात का ख्याल रखना है कि लर्निंग स्टाइल्स भी कई तरह के होते हैं बच्चों के. कुछ बच्चे फिजिकल लर्नर्स होते हैं, कुछ ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं और कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं. जो फिजिकल लर्नर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फिजिकली स्टिमुलेटेड होते हैं या फिजिकली इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं. जो ऑडिटरी लर्नर्स हैं वो साउंड्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा उनको स्टिमुलस प्रोवाइड होता है. और विजुअल लर्नर्स वो होते हैं जो कि इमेजेस और इस तरह के वीडियोस और इस तरह की चीज़ों से ज़्यादा वो बेहतर तौर पर लर्न करते हैं. सो दीज आर टाइप्स ऑफ लर्नर्स. और एक बात याद रखें कि ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा किसी एक कैटेगरी ऑफ लर्निंग में ही फॉल कर रहा हो सकता है कि ओवरलैपिंग कैटेगरीज हों और मे बी ही इज़ मोर ऑफ अ फिज़िकल लर्नर या सारी किस्म की लर्निंग एक ही वक्त में उसको स्टिमुलेट कर रही हो. सो दिस इज़ फॉर यू टू फिगर आउट कि कौन सी चीज़ वर्क कर रही है एंड यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट वे टू मेक मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी या जो भी आप प्लान कर रहे हैं. फ़िज़िकल लर्नर्स के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब फिज़िकली आप किसी ट्रिप पे जाएं या हाइकिंग पे जाएं, वहाँ पर कोई ट्रैवल लॉग जो है बच्चे से कह सकते हैं कि आप वो मेंटेन करें. और बहुत छोटे बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा जंपिंग करना जिनको पसंद होता है या जो बहुत ज़्यादा भागना और खेलना कूदना पसंद करते हैं, उनके लिए आप ये कर सकते हैं कि जो सॉफ्ट बोर्ड्स मिलते हैं जिस तरह के यहाँ पर दिखाया हुआ है, आप उस पर अल्फ़ाबेट्स के जो पज़ल्स होते हैं उनको फिक्स इन करवा सकते हैं और फिर बच्चे को कह सकते हैं कि वो उसके ऊपर जंप इन करे या उसका कोई मेज़ बना सकते हैं फाइंड द लेटर करके, या उन मैट्स के साथ आप हाउस बिल्ड कर सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि ये देखें ये इस तरह से लेटर्स किस तरह से इसमें फॉर्म हो रहे हैं, किस तरह से हमने इन ब्लॉक्स को पुट टुगेदर करना है. ऑडिटरी लर्नर्स के लिए आप ये कर सकते हैं कि इसमें डिजिटल ऐप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं क्योंकि साउंड के साथ इमेज जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा होता है और बाज़ का साउंड पहले सुनाई जाती है बच्चे को और फिर उसको कहा जाता है कि यू सिलेक्ट द इमेज, इसकी कौन सी साउंड मेकर है या लेटर्स हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साउंड्स कौन से हैं. सो यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट. फिर विजुअल लर्नर्स के लिए तो आप बहुत सारी और चीज़ें भी कर सकते हैं जैसे कि टू डेवलप अ लव फॉर रीडिंग एंड बुक्स. आप उसकी जो भी स्क्रिबलिंग या राइटिंग है उसको आप बुक फॉर्म में दे के उसको बाइंड करके बाकायदा जो भी आपका बुक शेल्फ है आप उसको वहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं सो दैट द चाइल्ड नोज़ कि ये जो मैंने चीज़ बनाई है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वेरी मीनिंगफुल फॉर माई पेरेंट्स. फिर उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ लर्निंग की ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं कि कंपोजिट लर्निंग एक्टिविटीज़, जिनमें फ़िज़िकल ऑडिटरी विजुअल तमाम तरह के एस्पेक्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेटर का स्कैवेंजर हंट बना सकते हैं. स्कैवेंजर हंट में लेटर्स को डिफरेंट जगह पर या पिक्चर कार्ड्स को या उसके टॉयज़ को, जैसे कि अगर उसके एनिमल टॉयज़ हैं आप उनको डिफरेंट जगहों पे हाइड कर सकते हैं और फिर आप उसके साथ वो उस हंट में इन्वॉल्व होके प्ले करवा सकते हैं. दैट विल बी वेरी यूज़फुल. इसमें ऑडिटरी भी लर्निंग इन्वॉल्व है, विजुअल भी है और फिज़िकल भी है. फिर उसके बाद स्टिमुलस विद स्टफ़ीज़ हो सकता है. जैसे बच्चा खेल रहा है अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, सडनली ही और शी नोटिसेस कि ये टेबल पर क्या रखा हुआ है और वो टेबल पर आता है और देखता है कि उसका कोई स्टफ़ी टॉय रखा हुआ है, उसने पेन या पेंसिल होल्ड की हुई है और साथ एक पेपर है जिस पे उसने कोई मैसेज लिखा हुआ है एंड ही और शी वांट्स टू आस्क यू कि ये क्या चीज़ है ना. अब ये है कि आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है टू सी एंड कि वो कैसे क्या मैसेज लिखा हुआ है और आप उसको इनकरेज करें कि आप उसे दोबारा से राइट बैक कैसे कर सकते हैं. सो देयर आर मैनी वेज यू कैन स्टिमुलेट योर चाइल्ड टू राइट. फिर उसके बाद एक चीज़ ये हो सकती है कि प्रिटेंड कॉल कोई स्टफ़ी की तरफ से आ सकती है. जिस तरह के अब डिजिटल ऐप्स अवेलेबल हैं जिनमें आप कॉल फंक्शन जो है वो ऑन करते हैं तो उसके स्टफ़ी का आप डिस्प्ले पिक्चर लगा के आप अपने मोबाइल फ़ोन पे कॉल जो है वो इनकमिंग कॉल के तौर पे उसको उसकी स्टफ़ी से उससे बात करवा सकते हैं, उसको वो मैसेज कन्वे कर सकते हैं एंड यू आस्क द चाइल्ड टू राइट इट डाउन. सो दिस इज़ ऑल्सो वन वे. फिर उसके बाद मैसेज इन अ बॉटल, जो बाथ टाइम होता है उसमें आप छोटे छोटे बॉटल्स के अंदर, प्लास्टिक के बॉटल्स के अंदर मैसेजेस, रिटन मैसेजेस डाल सकते हैं और बच्चे को एक्सप्लोर करने दे सकते हैं. डूडलिंग इज़ ऑल्सो अ फॉर्म. एक बात जो आपको जहन में रखनी है वो ये कि आपने अपने आप को अपडेटेड रखना है रिगार्डिंग द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च ऑन चिल्ड्रन डेवलपमेंट और उनकी कॉग्निटिव
फिज़िकल इमोशनल किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, बट डू कीप इन माइंड कि आपके जो बच्चे हैं वो यूनिक हैं और उनका अपना एक लर्निंग फ़्लो है। सो वो जो उसकी यूनिकनेस और उसका लर्निंग फ़्लो है उसको नेचुरली फॉलो करते हुए विदाउट एनी प्रेशर ऑफ अचीविंग दिस और दैट आपने उसको फैसिलिटेट करना है। नाउ वी आर गोइंग टू सी कि किस तरह से हम राइटिंग के लिए इंटरेस्ट या उसका लव बच्चों के अंदर बिल्ड कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ कीप द प्रेशर ऑफ, लाइक आपने उसको राइटिंग को फ़न बनाना है, एक काम नहीं बनाना, नॉट समथिंग कि द चाइल्ड इज़ अनविलिंग टू डू और नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग। सो इट इज़ अप टू यू कि आप इसको कैसे डिज़ाइन या इन्वेंट करते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ यू कीप द टूल्स विद इन रीच। आमतौर पे क्या होता है, एक नॉर्मल कॉन्सेप्शन ये है कि जो बच्चों के कलर्स या कलर पेंसिल्स, पेंट ब्रशेज़ और इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको मदर्स काफ़ी दूर जगहों पे या कहीं अनएक्सेसिबल जगहों पे रखती हैं, क्योंकि उन्हें ये पता होता है कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ मेस। सो प्लीज़ डोंट डू दैट इफ़ यू आर एमिंग फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड स्पेशली राइटिंग। बच्चों के टूल्स उनके एक्सेस में होने चाहिए और उनको ईज़िली अवेलेबल हों ताकि वो उनको यूज़ करके कोई ना कोई चीज़ ड्रॉ कर सकें, लिख सकें। द थर्ड थिंग इज़ एक्सपेरिमेंट करें आप राइटिंग टूल्स के साथ। क्रेयॉन्स, चॉक्स, पेंसिल्स, मार्कर्स। आमतौर पे छोटे बच्चों को थिक क्रेयॉन्स पसंद होते हैं, इसी वजह से अक्सर औक़ात जो मदर्स के कॉस्मेटिक्स या लिपस्टिक्स होते हैं वो उनके हाथ आ जाते हैं, क्योंकि वो ज़रा थिक होते हैं तो उनके हैंड में ईज़िली होल्ड होते हैं, तो उनको उससे ड्रॉ करना अच्छा लगता है। सो हैव थिक क्रेयॉन्स अवेलेबल फॉर देम ड्रॉ ऑन पेपर। द फोर्थ थिंग इज़ यूज़ अनकन्वेंशनल ड्राइंग टूल्स लाइक प्ले-डो और क्ले और सॉल्ट, कलर्ड सॉल्ट आप यूज़ कर सकते हैं। सो यूज़ दीज थिंग्स फॉर ड्राइंग और राइटिंग पर्पसेस। सर्फेसिस के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लाइक पेपर टॉवल्स हैं या फिर हार्ड सर्फेसिस हैं, स्मूथ सर्फेसिस हैं। इनको आप डिफरेंट सर्फेसिस के साथ जब एक्सपीरियंस करवाएंगे बच्चे को तो उसके डिफरेंट किस्म के रिफ्लेक्सेस जो हैं वो स्टिमुलेट होंगे और उससे ज़्यादा अच्छा एनरिच्ड एक्सपीरियंस उसको आएगा। नाउ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जहाँ पर आप मोस्टली एक्सेसिबल हैं, जैसे कि फिगर आउट वेयर यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हाउस, किस जगह पर आप अपना मोस्ट टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पर आपने बच्चे के कॉर्नर को या किसी एक प्लेस को उसको डेजिग्नेट करके उसको सेट करना है ताकि यू आर ईज़िली अवेलेबल टू सुपरवाइज एंड सी व्हाट योर चाइल्ड इज़ डूइंग और आप उसके साथ इंगेज हो सकें, कम्युनिकेट हो सकें। द पर्पज़ ऑफ दिस एक्टिविटी इज़ टू इंगेज विद द चाइल्ड, नॉट टू कि बच्चे को किसी काम पे लगाना नहीं है, बल्कि उसके साथ इन्वॉल्व होना है ताकि आप उसके डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर सकें। फिर उसके बाद ये चीज़ हमें देखनी है कि जब वो ड्राइंग या पेंटिंग से डन हो गया है तो क्या उसके जो लेफ़्ट ओवर पेंट्स हैं उनको किसी और तरीके से यूज़ किया जा सकता है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू फॉर एज इन इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल पर्पसेस, लाइक पेपर है तो वो रीयूज़ किस तरह से किया जा सकता है, यू फिगर दैट आउट। मॉडल गुड राइटिंग हैबिट्स, आप खुद लिखेंगे, बच्चा आपको लिखते हुए देखेगा और वो उससे इंस्पायर होगा। इफ़ यू आर स्क्रोलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम एंड यू आर नॉट होल्डिंग अ पेन, यू आर नॉट यूजिंग अ डायरी और समथिंग टू राइट ऑन, तो बच्चा भी आपको ही मॉडल करेगा। देन द लास्ट थिंग इज़ कि डिजिटल स्किल्स को भी इंट्रोड्यूस करें, लेकिन बहुत ही स्लोली आपने इंट्रोड्यूस करना है, ओवरवेल्म नहीं करना। आमतौर पर क्या होता है, बाकी अबव जो मैंने एक्टिविटीज़ मेंशन की हैं वो सारी की सारी एक साइड पर होती हैं और बच्चे के हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ टैबलेट या मोबाइल होता है, और वो सिर्फ डिजिटल स्किल्स भी नहीं होती, सिर्फ स्क्रोलिंग स्किल होती है या ओवर स्टिमुलेशन होती है जो कि हो रही होती है। सो प्लीज़ अवॉइड दैट एंड टेक इट वेरी स्लो एंड पर्पसफुल, मेक इट पर्पसफुल बाय इन्वॉल्विंग। अगर आपने बच्चे को मोबाइल या टैबलेट दिया है सो यू शुड बी विद द चाइल्ड, नॉट अवे फ्रॉम द चाइल्ड। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्किल राइटिंग में ये आती है कि बच्चे का पेंसिल कंट्रोल कितना अच्छा है। पेंसिल कंट्रोल से मुराद कुछ एक्सरसाइजेज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे वो सुपर गर्ल है और वो उसने एक अपनी सुपर पावर के पास जाना है, तो बच्चे को आप कह सकते हैं कि बाउंड्री वॉल को टच किए बगैर आपने वहाँ तक पहुँचना है। कुछ राइटिंग एक्सरसाइजेज वर्कशीट्स हैं, इनके लिंक्स दिए हुए हैं, यू कैन गो एंड एक्सप्लोर फॉर योर सेल्स। इस तरह से कुछ एम्बॉस्ड या जिनको सिंक राइटिंग कहते हैं या लेटर इसमें एम्बॉस्ड हुए होते हैं राइटिंग बुक्स मिलती हैं, and they are not highly recommended but they are recommended for children who are struggling to write और वो लेटर फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे या उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है। सो इसमें वो लेटर्स एम्बॉस्ड हैं, तो क्या होता है कि जब बच्चा पेंसिल उसमें रखता है तो एक ख़ास तरीके से उसकी पेंसिल
उसी जिस तरह से वो संक इन हुआ होता है लेटर, उस हिसाब से मूव होने लगती है. सो इट इज़ ईजी फॉर लर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स, बट नॉट ऑन द अर्ली स्टेज. इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि जब बच्चा फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हो या स्क्रिबलिंग कर रहा हो, उस स्टेज पे ऐसी चीज़ें बच्चे को नहीं देनी चाहिए. नाउ दीज आर सम ऑफ द एप्स जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. दीज आर सम बेस्ट राइटिंग एप्स फॉर किड जो कि रिव्यू की गई हैं और इनको आप देख सकते हैं. इनमें से एक ऐप का रिव्यू, जिस तरह हम फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि दिस इज़ माय स्टोरी एंड आई एम स्टिकिंग टू इट. ये इस तरह की स्टोरी है जिसमें बच्चा अपने वर्ड्स के चूज़ करके उसकी स्टोरी खुद से बनाता है, कंपोज करता है. और इसमें आप देख सकते हैं कि उसके सर्टन एस्पेक्ट्स के अगेंस्ट में उसको रेट किया गया है. फॉर एग्जांपल एजुकेशनल वैल्यू इज़ 3, ईज़ ऑफ प्ले 5. इसी तरह वायलेंस इसमें नहीं है, लैंग्वेज नॉट प्रेजेंट, ड्रिंकिंग, ड्रग्स और स्मोकिंग, इस तरह की कोई चीज़ें जो हैं वो इसमें नहीं है. दे आर रेटेड एप्स स्पेशली फॉर किड्स. सो कीप इन माइंड कि जब आप बच्चों को ऐप्स दें तो डू चेक द रेटिंग्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स. ये एक वीडियो है, दिस इज़ फॉर यू टू एक्सप्लोर कि किस तरह से आप रिसोर्सेज को रीयूज़ कर सकते हैं फॉर राइटिंग आइडियाज़, और आप किस तरह से डिफरेंट चीज़ों को मल्टीपल यूजेस के तौर पे राइटिंग को फैसिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. अब आपने देखा होगा कि हमने स्पीकिंग से बात शुरू की, देन वी वेंट ऑन टू रीडिंग एंड राइटिंग, और उससे भी पहले कुछ चीज़ें हमने पॉइंट्स पहले भी लैंग्वेज डेवलपमेंट में डिस्कस किए. इफ़ वी कंक्लूड ऑल ऑफ दोज थिंग्स या ऑल ऑफ दोज टॉपिक्स एट द एंड, तो हम ये कह सकते हैं कि देखें बच्चे का जो सफ़र है वो लिसनिंग से शुरू होता है. जब वो बॉर्न भी नहीं हुआ होता, सबसे पहले वो लिसनिंग कर रहा होता है. फिर उसके बाद वो कुछ साउंड्स मेक करता है, देन ही स्पीक्स, देन ही स्टार्ट्स टू रीड. अब ये फॉर्मल रीडिंग स्टेज में हम वो चला गया है. फिर उसके बाद क्या होता है कि ऊपर वाली जितनी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग है, वो तमाम चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रही होती हैं, ओवरलैप भी कर रही होती हैं, और एक प्रोसेस जो है वो ऑन गोइंग चलना शुरू हो जाता है. फिर उसके बाद क्या होता है कि सिस्टमेटिक एक प्रोसेस शुरू होता है जिसमें वो राइटिंग के अंदर एंटर होता है. और राइटिंग में भी आपने स्टेजेस देखे होंगे कि किस तरह से प्री फॉर्मल और फिर फॉर्मल स्टेज में आता है. देन ही लर्न्स द अल्फ़ाबेट. अब ये सिस्टमेटिक राइटिंग की तरफ हम आ गए हैं. देन द वर्ड्स, और फिर वर्ड्स में बहुत सारे वर्ड्स वो सीखना चाहता है, बहुत सारी वोकेबलरी उसके पास होनी चाहिए ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके. देन ही मेक्स सेंटेंसेस जिसमें ग्रामर होती है, स्ट्रक्चर होता है. इन सब पे हम बात कर चुके हैं. आई एम जस्ट समिंग इट अप टू जस्ट गिव यू अ बिगर पिक्चर ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन. फिर पैराग्राफ्स होते हैं जिसमें कॉन्टेक्चुअल यूज़ ऑफ वर्ड्स जो है वो सीख रहा होता है, किस तरह से कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से वर्ड का मीनिंग बदल सकता है, ये वो देखता है. फिर पेजेस और उसकी थीम्स आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाता है या फिर उनको क्रिएट करना शुरू हो जाता है. फिर आर्टिकल, रिपोर्ट्स, बुक्स, इस तरह की चीज़ों का वो यूज़र भी बन जाता है और प्रोड्यूसर ऑफ इंफॉर्मेशन भी बन जाता है. देन ही इज़ कंज्यूमर एंड जनरेटर ऑफ थॉट. नाउ इंफॉर्मेशन से अब हम नेक्स्ट स्टेज पे चले गए हैं, वो अब थॉट जनरेशन और नॉलेज और विजडम इसकी तरफ आ गया, जिसमें लिटरेचर है, थ्योरीज़ हैं, पोइट्री हैं. तो ये दिस इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू चिल्ड्रन, अब हम एडल्ट फेज़ की तरफ आ गए हैं. और इसमें ऑल ऑफ द अबव, ये सब कुछ वो क्यों कर रहा होता है, इंसान क्यों कर रहा होता है? बिकॉज ही इज़ सर्चिंग फॉर मीनिंग, और इस मीनिंग की तलाश में वो स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ये सब प्रोसेसेस से गुजरता है और ये सब कुछ करता है. फिर उसके बाद क्या होता है, जिस तरह से टाइम गुजरता है, उसके जो अल्फाज हैं जो उसने सीखे होते हैं, दे कैरी मोर वेट. वो किस तरह से कि जैसे आप इस वक्त में व्हेन यू आर 60 years old एंड यू से द वर्ड आई और यू से द वर्ड वर्ल्ड, आपके लिए उसके मीनिंग डिफरेंट होंगे. एक बच्चे ने जो सीखा होगा आए, उसके लिए उस आए का मीनिंग बहुत डिफरेंट होगा डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंसेस. सो योर वर्ड्स गेट हैवियर विद टाइम. नाउ यू हैव टू बी केयरफुल. फिर उसके बाद क्या है कि आप में ये एबिलिटी पैदा होती है कि आप कम अल्फाज में ज़्यादा मीनिंग को किस तरह से कन्वे कर सकें. अब यहाँ आप देखेंगे कि जब बच्चा स्टार्ट कर रहा था वोकेबलरी लर्निंग, वो चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा मैं अल्फाज सीखूं ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेटर्स और सेंटेंसेस प्रोड्यूस कर सकूं. अब ये वो फर्दर स्टेज में आके नाउ ही इज़ गोइंग टू प्रैक्टिस हाउ टू से लेस वर्ड्स विद मोर मीनिंग. और ये मीनिंग की जो तलाश है ये जारी रहती है. लैंग्वेज डेवलपमेंट नेवर एंड्स, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस and it goes on and continues.
अप टू द साउंड्स ऑफ साइलेंस। अब ये साउंड्स ऑफ साइलेंस क्या है, आई लीव दैट टू योर इमेजिनेशन, और इसके साथ हम लैंग्वेज डेवलपमेंट को कंक्लूड करते हैं।